हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्ली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, मेरा नाम प्रतीक तोमर है। मैंने जेआरएफ 2 बार क्वालिफाई किया है, नेट भी मैंने कई बार क्वालिफाई किया है, लगभग 3 बार। और दिसंबर 2022 में और रिसेंट अभी 2024 में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे नए लर्नर्स जुड़ रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके एजुकेटर जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आप डेली जुड़िए इन सेशन से। पेपर 1 के यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं, पेपर 1 के अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शेप करते हैं आपके तैयारी को। आज है 9 दिसंबर, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाता है, हमारी छोटी सी ये कम्युनिटी और बड़ी बनती है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ एक जानकारी आपको और दे दूं कि देखिए, हम मैराथन सेशंस लाने वाले हैं इसी चैनल पर और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आपको पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों के मैराथन मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहिए। अपने दोस्तों से बता दीजिए कि यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जिस चीज़ के लिए लोग चार्जेज ले रहे हैं वो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, वो भी थ्योरी मैराथन होगा। और देखिए, जो भी मैराथन मैं लेता हूँ या मैम लेती हैं, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एम्फेसाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग के महत्व को रेखांकित करता है? पहला ऑप्शन है पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या परिचालन अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है वाइगॉस्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन है ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग या खोज आधारित शिक्षण सिद्धांत। बताइए, इनमें से कौन से वाले सिद्धांत में या थ्योरी में स्कैफोल्डिंग को बताया गया, स्कैफोल्डिंग के ऊपर जोर दिया गया? इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि स्कैफोल्डिंग जो है वो होता क्या है। देखिए, स्कैफोल्डिंग एक तरीके से आप इसको सपोर्ट समझ लीजिए। एक ऐसा सपोर्ट जो आपको अगर कहीं कुछ कर रहे हो, कोई कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं आप और वहाँ पे फंस रहे हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जिस भी जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आप उस प्रॉब्लम को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सपोर्ट जो है आपको किससे किससे मिल सकता है? आपके टीचर से, आपके सहपाठी या पीयर्स से, आपके पेरेंट्स से मिल सकता है कि ये सपोर्ट। और इसको एक स्कैफोल्डिंग को आप ऐसे देख सकते हैं जैसे आप साइकिल चलाते थे, है ना? आप जब छोटे थे तो आप साइकिल चलाते थे और आपके पीछे मम्मी या पापा जो है वो आपको सपोर्ट देने के लिए यहाँ खड़े होते थे, है ना? और यहाँ पर आप बैठे होते थे। ओके। अब आपको लगता था कि पीछे से मम्मी पापा ने साइकिल पकड़ा हुआ है और वो कुछ देर तक आपको सपोर्ट करके और छोड़ देते थे और आप साइकिल खुद ब खुद चलाने लगते थे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट स्कैफोल्डिंग का आप समझ लीजिए। तो इसको किसने दिया था? आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं डिस्कस करता हूँ एक-एक ऑप्शन। देखिए, अगर मैं बात करूँ पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, नाम से ही समझ में आ रहा है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञान के बारे में बात करता है ये। ये हमारे कॉग्निशन के बारे में बात करता है, यानी इसी वाले में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। किसने? पियाजे ने। डेवलपमेंट के स्टेजेस आपने सुने होंगे, जो अलग-अलग चरण बताया था इन्होंने विकास के। और इंडिविजुअल लर्निंग के बारे में इसमें बात हुआ था। इसमें सोशल इंटरैक्शन या स्कैफोल्डिंग के बारे में बात नहीं हुआ था। तो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इसका सही उत्तर नहीं होगा। अच्छा, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी अगर देखें तो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन से डील करता है। कैसे? जैसे बिहेवियर में कैसे चेंज लाया जाए, रीइंफोर्समेंट के जरिए और पनिशमेंट के जरिए। यानी आप इसमें पनिश करके या रीइंफोर्स करके, कुछ गिफ्ट देके या फिर उसको पनिश करके और किसी भी बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, तो इसमें भी स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना? स्किनर का जो सिद्धांत था उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो स्किनर बॉक्स आपने सुना होगा। स्किनर बॉक्स अगर नहीं सुना तो आप सर्च करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जानवरों पे करते थे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और उसके जरिए ये देखते थे कि क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट में चेंजेस करने से क्या बिहेवियर में चेंज आ रहा है। अगला है वाइगॉस्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। वाइगॉस्की का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है ये जोर डालता है स्कैफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट पे, है ना? जहाँ पर एक MKO का कॉन्सेप्ट होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। ये मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है आपसे। जैसे आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके सहपाठी हो सकते हैं या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, है ना? आपके गार्जियन हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट देते हैं और ये स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट के जरिए जो लर्नर्स हैं वो टास्क को अपने करंट एबिलिटी से ऊपर उठ के अचीव कर पाते हैं। तो मान लीजिए कि अभी आपकी एबिलिटी ये सर्कल है और
आपको इस सर्कल पर पहुंच के वो चीज़ें कर पाओगे। तो इस गैप जो होता है इसको फुलफिल करने के लिए स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आया कि इस गैप को फुलफिल करने के लिए आपको MKO की ज़रूरत है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, एक ऐसा पर्सन जिसके पास ज़्यादा आपसे नॉलेज है। और इस वाले गैप को कहते क्या है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। और ये वाइगोस्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में आता है। इसके बाद हम देखें ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग, तो ये एनकरेज करता है सेल्फ लर्निंग और एक्सप्लोरेशन को। डिस्कवरी से समझ में आता है खोज करके और आप खुद से सीखेंगे, तो इसमें स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। और ये जो है ना सेल्फ लर्निंग, इस पे जोर डालता है, यानी खुद से ही आप सीखिए। तो सी ऑप्शन का सही उत्तर होगा। और अब मैं आशा करता हूँ आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च डज द रिसर्चर सीक टू आइडेंटिफाई पैटर्न, रिलेशनशिप और ट्रेंड्स अक्रॉस टाइम एंड सेटिंग्स विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। किस प्रकार के शोध में शोधकर्ता समय और परिवेश के साथ पैटर्न, संबंध या प्रवृत्तियों की पहचान करने का प्रयास करता है बिना चर में हेरफेर किए। पहला ऑप्शन है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च या कारण समीकरणात्मक शोध। दूसरा ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या दीर्घकालिक शोध। तीसरा ऑप्शन है कोरिलेशनल रिसर्च या सह संबंधात्मक शोध। और चौथा ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक शोध। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन से वाले शोध के एक प्रकार में रिसर्चर क्या करते हैं, पैटर्न खोजने का प्रयास करते हैं, रिलेशनशिप खोजने का प्रयास करते हैं, ट्रेंड जो है वो देखने का प्रयास करते हैं समय के साथ। और इसमें जो है ना वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, कोई भी चरों में हेर फेर नहीं किया जाता। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 2 लिख के इसका करेक्ट आंसर मेंशन कर दीजिए। देखिए अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें, सबसे पहला ऑप्शन है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के बारे में है ना। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट हम करते हैं। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को, कारण प्रभाव संबंध को रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो स्थापित करने के प्रयास करते हैं या एग्जामिन करते हैं। और ट्रेंड को इसमें समय के साथ आप इसमें चेक नहीं करते हैं कि क्या ट्रेंड आ रहा है टाइम के साथ, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, देखिए एक ही वेरिएबल को, सेम वेरिएबल को एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लंबे अवधि के लिए जो है ना आप ऑब्जर्व करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, ताकि आप कोई भी ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएँ, कोई पैटर्न आपको दिख जाए, है ना। मान लीजिए कि बार बार आपके कंपनी में लॉस हो रहा है, तो फिर आपने क्या किया कि एक ही चीज़ को उठाया, जैसे प्रोडक्शन को उठाया और उसको लंबे समय तक देखा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। उस पैटर्न को आपने समझा, उसमें कुछ रिलेशनशिप निकाले, लेकिन वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं किया, है ना, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया, एज इट इज़ इसको छोड़ दिया। तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये लंबे समय के लिए दीर्घकालिक शोध इसको हम कहते हैं, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में बात करें तो ये वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के बारे में एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए इसमें बोल रहा था क्या कि ओवर या अक्रॉस टाइम, अक्रॉस टाइम मतलब लंबे समय के लिए, लेकिन अगर एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर कुछ कह दे, सिंगल पॉइंट एट टाइम, तो ये हो जाएगा कोरिलेशनल रिसर्च। इसमें रिलेशन से फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल्स के बीच में। हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐतिहासिक शोध। इसमें आप पास्ट इवेंट को, जो पहले से घटना घट चुकी है, उसको एनालाइज करते हैं, ट्रेंड को नहीं देखते हैं इसमें। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आई होप कि दीर्घकालिक शोध आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन किया हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कम्युनिकेशन का है। विच टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज प्राइमरली यूज टू स्टैब्लिश डोमिनेंस और कंट्रोल इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। किस प्रकार का गैर शाब्दिक संचार मुख्य रूप से पारस्परिक संबंधों में प्रभुत्व या नियंत्रण स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं, पहला प्रॉक्सिमिक्स या निकटता विज्ञान, दूसरा हैप्टिक्स या स्पर्श विज्ञान, तीसरा है क्रोनोमिक्स या समय विज्ञान, और चौथा है काइनेसिक्स या गति शास्त्र। बताइए इनमें से कौन सा होगा, कौन सी टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसका यूज हम करते हैं डोमिनेंस या कंट्रोल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में स्टैब्लिश करने के लिए। जो भी आपको लगे इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए, डिफरेंट टाइप का और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपके परीक्षा में आने के इसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। देखिए अगर बात करें पहले ऑप्शन की प्रॉक्सिमिक्स, तो प्रॉक्सिमिक्स हम क्या कहते हैं, अगर आप फिजिकल स्पेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना।
इसमें आप प्रॉक्सिमिक्स में क्या करते हैं कि कितने निकट जाके किसी से आप बात कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस सेटिंग में हैं, मैंने आपको बताया भी था अभी कुछ दिन पहले ही एक सेशन में, ऑफिस सेटिंग में है तो आपको कितने मीटर से कितने मीटर की दूरी रखनी होगी। अपने अगर घर पे हैं तो वहाँ पर बहुत ही इंटीमेट आप रहते हैं अपने भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ, वहाँ इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, काफ़ी नज़दीक आप रहते हैं। तो यानी वो स्पेस जो है इसको कि कितना स्पेस कौन से सेटिंग में रखना है, ये प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं हम इसको, यानी इसकी बारे में जानकारी। इसमें स्पेस से रिलेटेड नहीं बात कर रहा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। हैप्टिक्स के बारे में बात करें तो हैप्टिक्स या कम्युनिकेशन थ्रू टच भी इसको हम कहते हैं, है ना। तो हैप्टिक्स का इस्तेमाल आप क्यों करते हो? आप कंट्रोल कन्वे करने के लिए या फिर डोमिनेंस कन्वे करने के लिए करते हो। एक एग्जांपल दूंगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आप अभी हमारे करंट प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उनको आप देखते होंगे जब भी जाते हैं कहीं, अगर फॉरेन के उनका टूर होता है या कुछ भी, तो वहाँ पर जब वो हैंडशेक करते हैं या फिर गले मिलते हैं, है ना, तो उस समय पे देखिएगा कि वो कैसे बिहेव करते हैं। हमेशा वो पीठ थपथपाते हैं सामने वाले जो भी नेता होंगे उनका। इससे क्या होता है? डोमिनेंस शो करना कि अब मैं आँख से आँख मिला के आपसे बात कर रहा हूँ और डोमिनेट करना। हैंडशेक भी करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करोगे तो सामने वाला ये समझेगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ये मेरे बराबर का है ना? तो ये चीज़ें जो है ना, ये हैप्टिक्स को हम कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन थ्रू टच। आप कुछ कह नहीं रहे हो लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत कुछ कन्वे कर रहे हो। अच्छा, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप देखिए कभी भी मिलते हैं तो वो भी वैसे ही करते हैं, बहुत टाइट हैंडशेक करेंगे और पीठ थपथपाएंगे जिस भी नेता से मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यूएसए डोमिनेंस अपना शो करता है कि मैं डोमिनेटिंग हूँ, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर हूँ मैं। और ये चीज़ें जो है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसके पढ़ाई होता है और जिसे हम हैप्टिक्स कहते हैं, जिसमें आप टच करके या फिर हैंडशेक किया, आपने फॉर्म हैंडशेक किया या फिर पैट ऑन द बैक, इसके जरिए आप जो है शो करते हैं अपना डोमिनेंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें सोचिए कितना इसमें आप पढ़ के और बहुत कुछ समझ सकते हैं कि कैसे सामने वाला बिहेव कर रहा है, बिना कुछ बोले आप चीज़ें समझ सकते हैं। क्रोनेमिक्स जो है, ये समय का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में। मान लीजिए कि मैंने आपको एक स्पीच दिया, मैंने बोला आपको स्पीच देना है, तो आप जो है कैसे कम शब्दों में, कॉन्साइज वे में और बिल्कुल टू द पॉइंट होके, और एक ऐसा स्पीच आपने दिया जो ज़्यादा समय भी नहीं ले और बहुत कम भी समय ना ले, तो इसको हम कहते हैं क्रोनेमिक्स में, मतलब समय का इस्तेमाल आप कम्युनिकेशन में कैसे करते हैं। वही काइनेसिक्स कहें तो बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप कैसा रखते हैं, आई कॉन्टैक्ट करते हैं कि नहीं, जेस्चर्स क्या कर रहे हैं इस्तेमाल, इशारे क्या कर रहे हैं। तो इसमें फिजिकल टच नहीं होता है, इसमें बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स पे काम होता है, तो ये काइनेसिक्स कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हैप्टिक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये सारा आपको समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। आईसीटी का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क। ये मैंने 20 बार करा दिया ये क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर मैं चाहता हूँ आप सभी सही दें, और मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। जब भी ये सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क का है, सीधा सी ऑप्शन HTTPS जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है, और ये सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करता है एक नेटवर्क के ऊपर। कैसे? डेटा को एनक्रिप्ट करता है, ये एनक्रिप्ट करके और सिक्योर कर देता है। एचटीटीपी में ये सिक्योरिटी नहीं होती है ना, ये ट्रांसफर करता है डेटा लेकिन सिक्योर नहीं करता है। एफटीपी जो है ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए होता है बिना एनक्रिप्शन के, और एसएमटीपी है ये ईमेल ट्रांसमिशन को मैनेज करता है। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर, और पांचवा प्रश्न हमारा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग द एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के और बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? ऑप्शन से पहला NAAC, दूसरा ऑप्शन है NBA, तीसरा ऑप्शन है AICT और चौथा ऑप्शन है UGC। देखिए, एक और बात बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जब आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगी तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, फुल फॉर्म नहीं लिखा होगा। तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए इन सभी का, उसके बाद ही जो है आप बता पाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर मैं चाहता हूं कि आप सभी दें, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर दे दीजिए, और फिर मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पर आपसे एक एक ऑप्शन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दे दिया हो कमेंट सेक्शन में, है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सही उत्तर की, तो वो हो जाएगा NAAC यानी नैक, है ना।
इसको हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, है ना, नेशनल असेसमेंट एंड, नाम से ही समझ में आ जा रहा है, अगर फुल फॉर्म दिया होता तो आपने डायरेक्ट लगा दिया होता है इसका ना, एक्रेडिटेशन काउंसिल। और ये एक्रेडिट करता है, क्वालिटी अश्योरेंस को प्रमोट करता है और हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा संस्थानों को एक्रेडिट करता है, मान्यता प्रदान करता है। यही इसका सही उत्तर होगा। एनबीए अगर हम देखें तो एनबीए क्या होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। अब आपको जो है ये इसमें और नैक में, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए एनबीए जो है ये एक ऑनलाइन सिस्टम है एक्रेडिटेशन का, और इसको हम कहते हैं एक्रेडिटेशन वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, AWMS। इसमें इंस्टीट्यूट जो है ना ये रजिस्टर्ड अपने आप को कराते हैं। और अगर हम एनबीए के बारे में नैक के बारे में बात करें तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं इनको एक्रेडिट करने के लिए नैक ही काम आता है, एनबीए काम नहीं आता है। वही अगर हम AICTE के बारे में बात करें तो ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो जो भी उसमें एक्रेडिट करना होता है या फिर मान्यता प्रदान करना होता है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ध्यान देता है। यूजीसी जो है ये ग्रांट्स वगैरह के लिए होता है और रेगुलेशंस के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, और एनबीए का अगर मैं बात करूं तो एनबीए में कुछ एक प्रोग्राम से बस एक्रेडिट होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के टियर 1 टियर 2, उसके बाद मैनेजमेंट के, फार्मेसी के, आर्किटेक्चर और हॉस्पिटैलिटी के ही बस यहाँ पर एक्रेडिटेशन होता है। ओके, तो आप समझ गए कि अगर ओवरऑल हायर एजुकेशन के बारे में बात करें तो नैक ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पर। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू फेज आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेज। अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर मैं चाहता हूं आप सभी दे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए, और इसके साथ साथ इन सभी का मैं चाहता हूं आप ईयर मेंशन करिए, ठीक है। कौन से ईयर में कौन सा आया है ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको मेंशन करना है। मुझे पता है लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, और आप मेंशन करिए और कोशिश करिए बिना देखे मेंशन करने के लिए कि आपको पता है कि नहीं कि कौन से ईयर में कौन सा एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल आया हुआ था, है ना। आप चीटिंग मत करिए, अगर आप चीटिंग करेंगे तो खुद से चीटिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सभी इस प्रश्न का भी उत्तर दें कि पेरिस एग्रीमेंट कौन से ईयर में आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन से ईयर में आया था, क्योटो प्रोटोकॉल कौन से ईयर में आया था, और रियो डिक्लेरेशन कौन से ईयर में आया था। ये ईयर इन सभी के आपको बताने हैं, और मैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर बता देता हूँ आपको, वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, और इसका एम था कि कैसे हम फेज आउट करें, है ना, धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस जैसे CFCs हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको हम कैसे फेज आउट करें। और बाद में एक किगाली अमेंडमेंट हुआ था, नाम आपने सुना होगा किगाली अमेंडमेंट, और इसके जरिए इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी जोड़ दिया गया था। इसको भी हम फेज आउट करने के बारे में इसमें जोड़ दिया था हमने, इसको भी बात किया था हमने। पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कॉम्बैट करना, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना था, तो ये नहीं होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका फोकस ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना था, ओजोन डिप्लेशन के बारे में ये भी नहीं था। और रियो डिक्लेरेशन जो है ना ये ब्रॉड फ्रेमवर्क था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ ओजोन के लिए स्पेसिफिकली नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप जरूर आंसर करिएगा कौन से ईयर में कौन सा एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा ये चीज़। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है और सेशन अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कुछ भी अगर आपको सजेशन देना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में सजेशन दिया करिए। Which instructional strategy involves presenting students with real world problems to develop critical thinking and problem solving skills? कौन से शिक्षण रणनीति छात्रों को वास्तविक समस्याओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर केंद्रित होती है? पहला है ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी अभ्यास और पुनरावृत्ति। दूसरा ऑप्शन है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग समस्या आधारित अधिगम। तीसरा ऑप्शन है एक्सपोजिटरी टीचिंग विवरणात्मक शिक्षण। और चौथा ऑप्शन है सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग या सॉक्रेटिक प्रश्नोत्तरी। तो बताइए इनमें से कौन सा वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है जिसमें स्टूडेंट्स को हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम प्रेजेंट करते हैं, उनके आलोचनात्मक चिंतन या सोच को बढ़ावा देने के लिए, उनकी समस्या समाधान के कौशल को विकास करने के लिए। बताइए, आसान प्रश्न होना चाहिए आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देंगे, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है ना ये रेपिटेशन से होता है, बार बार एक ही चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मतलब एक ही चीज़ को आप आर्मी में होता क्या होता है डेली जो है सुबह में 4:30 बजे जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग या PT कहते हैं हम इसको, ये होता है डेली डेली डेली। तो वो क्या है, वो ड्रिल हम इसके कहते हैं, है ना, फिजिकल ड्रिल के लिए जाना होता है। ये प्रैक्टिस
बार बार रिपीटिशन से होता है, ताकि इसमें जो है ना महारत हासिल हो जाए, मास्टरी हो जाए, ताकि आगे चल के अगर आपको कहीं वॉर में भेजा जाए, कहीं भेजा जाए, तो आप फिजिकली फिट रहें, है ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर आप नहीं सीख रहे हैं, मास्टरी सीख रहे हैं, तो ये नहीं होगा। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पीबीएल या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो होता है ना, ये स्टूडेंट्स को एंगेज करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके अंदर आलोचनात्मक चिंतन और प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ये समस्या आधारित अधिगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सपोजिटरी टीचिंग जो है ना, ये एक शिक्षक केंद्रित जो है अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच हम इसको कहते हैं। यानी यहाँ पर केंद्र में टीचर ही होते हैं और इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया जाता है एज इट इज़, है ना। यानी कि ये व्याख्यान विधि की तरह ही होता है, लेक्चर मेथड की तरह, तो ये भी नहीं होगा। सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग में देखिए क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन जरूर स्टिमुलेट होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में यहाँ पर जो है ना नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप कहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में सीखेंगे ना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, तो ये नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, समस्या आधारित अधिगम। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है। Which of the following techniques ensures that extraneous variables are controlled during experimental research? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रायोगिक अनुसंधान के दौरान बाहरी चरों को नियंत्रित करने के लिए सुनिश्चित करती है? पहला है रैंडमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रैटिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है स्नोबॉल सैम्पलिंग और चौथा ऑप्शन है परपजिव सैम्पलिंग। यानी यादृच्छिकरण, स्तरीकरण, स्नोबॉल नमूना और उद्देश्यपूर्ण नमूना। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, कौन सा टेक्निक ये इंश्योर करता है कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल या बाह्य चर या बाहरी चर हैं, इनको नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या लग रहा है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए, और मैं आशा करूंगा कि इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रॉन्ग ऑप्शंस, नीचे से स्टार्ट करते हैं। परपजिव सैम्पलिंग, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, आप यहाँ पर टारगेट करते हैं स्पेसिफिक पॉपुलेशन को। आपने पहले से ही माइंड में बैठा रखा है कि हाँ किसको टारगेट करना है, और यहाँ पर क्या करते हैं, पर्पज, अपना पर्पज ड्रिवन जो है, आपको पता है कि हाँ मेरा उद्देश्य क्या है, और उसके हिसाब से ही आप जो है चुनते हैं अपने पॉपुलेशन को। यानी एक्सटेनियस वेरिएबल को आप कंट्रोल नहीं करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दौरान, क्योंकि यहाँ पे पर्पज आपने डिसाइड किया हुआ है, तो उसी को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज होता है, ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, और ये यूज होता है उस ऑडियंस को या जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उनको, जो कि अनरीचेबल हैं, जिनको रीच करना बहुत मुश्किल है, जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उनके ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो एक के बाद एक यहाँ पर एक कड़ी जुड़ता जाता है और फिर आप वहाँ तक पहुँचते हैं। मैंने बात की कि मान लीजिए मुकेश अंबानी का आपको उनसे बात करके उनके ऊपर कुछ रिसर्च करना है, अब वहाँ तक तो आप पहुँच नहीं सकते हैं, तो धीरे-धीरे करके आप लिंक लगाएँगे कैसे वहाँ तक पहुँचे, तो एक के बाद एक के बाद एक कड़ी जुड़ता जाएगा और फिर बाद में कहीं जाके वहाँ तक आप पहुँचेंगे, तो वो क्या है, स्नोबॉल सैंपलिंग है ना? तो इसमें भी एक आप कंट्रोल नहीं करते, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल नहीं होता है यहाँ पर। स्ट्रैटिफिकेशन, अगेन स्ट्रैटिफिकेशन जो है ना, ये भी इसमें आप स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, है ना? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हर एक जो विशेषता है, वो अलग-अलग जो है स्ट्रेटा या अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड करके, और आप चाहते हैं कि सबका प्रेजेंटेशन हो, है ना? लेकिन आप यहाँ पे वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करते एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, वो होता है रैंडमाइजेशन में, यादृच्छिकरण या रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन में आप रैंडमली जो है क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इवनली, बराबर रूप से सभी ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और इंटरनल वैलिडिटी मेंटेन रहती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और साथ ही साथ एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी आराम से अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि 100 लोग हैं, अब 100 लोगों में से आपको 10 लोगों को चुनना है, तो आपने जो है रैंडमली चुन लिया 10 लोगों को, तो इससे जो बाहरी चर है, मान लीजिए कुछ लोग होंगे जिनका सोच आपके खिलाफ होगा, तो वो बिल्कुल ही प्रोबेबिलिटी से बट जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ही साथ 10 लोगों में आ जाए, कोई आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है। तो ये रैंडमाइजेशन सबसे बेस्ट है एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दौरान, और इसलिए इसका सही उत्तर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। वीडियो को यहाँ तक देखा है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, डेली इन सेशन से जुड़ा करिए, और यहाँ पर आपको मैराथन सेशंस भी मिलने वाले हैं, बहुत जल्द स्टार्ट होगा हमारा मैराथन सेशन, और उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में देखिएगा उसको, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन रेफर टू इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट? अगर हम संगठनात्मक संदर्भ में देखें तो अफवाह संचार शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है फॉर्मल हायरार्कियल कम्युनिकेशन या औपचारिक श्रेणीबद्ध संचार। दूसरा ऑप्शन है इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन या अनौपचारिक और गैर आधिकारिक संचार। तीसरा ऑप्शन है कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स या
चैनलों के माध्यम से संचार, और चौथा है वन वे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या एक तरफा अधोमुखी संचार। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और एक एक ऑप्शन फिर हम डिस्कस करते हैं एज जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक। देखिए, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये अनऑफिशियल चैनल के थ्रू होता है। और इसमें जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अनऑफिशियली अगर कुछ बात हो रही है या कहीं भी गॉसिप, र्यूमर, आपने सुना होगा ना कि गॉसिप, है ना? किसी के बारे में चुगली हो रहा है या फिर कोई गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो ये जो है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हम इसको कहते हैं। देखिए, और बाकी ये गॉसिप और र्यूमर होता है, ये इनफॉर्मल और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अनौपचारिक होता है और गैर आधिकारिक होता है ना? ये कम्युनिकेशन ना हमेशा र्यूमर से या गॉसिप से फैल जाता है। तो कई बार आप देखते हो कि कोई भी बात होती है, छोटी सी बात, और बहुत तेजी से फैल जाती है जंगल की आग की तरह। वो क्या है? वो ग्रेपवाइन के थ्रू फैलता है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को हम कहते हैं, है ना? फॉर्मल हायरार्किकल कम्युनिकेशन तो ऑफिशियल चैनल के थ्रू फैलता है, तो ये नहीं होगा। और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन से इसका कोई लेन-देन नहीं है। वन वे डाउनलोड कम्युनिकेशन जो है ना, ये फॉर्मल में होता है, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल में नहीं। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। और अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी प्रश्न पर आज के इस सेशन के। हायर एजुकेशन का ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आप सबसे मैंने ये पूछा था और मैक्सिमम लोगों ने आपने इसका सही जवाब दिया। मैंने सोचा एक बार यहाँ पर इसको इंक्लूड करूँ और सबको बता दूँ, जिनको नहीं भी मालूम है समझ में आ जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन आयोग ने रिकमेंड किया था यूजीसी को स्टैब्लिश करने के बारे में। और ये कब आया था राधा कृष्णन कमीशन? 1948-49 में। और इन्होंने रिकमेंड किया था कि यूजीसी को स्टैब्लिश किया जाए। हायर एजुकेशन इंडिया में था, उसको ओवरसी करने के लिए, उसको देखने के लिए। हंटर कमीशन का फोकस प्राइमरी एजुकेशन था, तो ये नहीं होगा, है ना? ये प्राइमरी एजुकेशन का फोकस था और ये बहुत पहले आया हुआ था, आज़ादी के पहले। कोठारी कमीशन जो है, ये ब्रॉडल, आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स के लिए, है ना? यानी बदलाव, बहुत सारे बदलाव हुए थे, रिफॉर्म्स हुए थे, उनके लिए बाद में आया। और मुदलियर कमीशन जो है ना, इनका सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर, माध्यमिक शिक्षा में इनका फोकस था, सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस था, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राधा कृष्णन कमीशन। तो राधा कृष्णन कमीशन ने ही रेकमेंड किया था और कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। इसकी सिफारिश राधा कृष्णन कमीशन ने की थी। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में स्टैब्लिश किया गया था, 1956 में। 1953 से कामकाज स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑफिशियली जो है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया 1956 में, याद रखिएगा। इसी के साथ आज के हमारे इस प्रश्न उत्तर श्रृंखला की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। यहाँ पर सारे आंसर की मेंशन है। इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ आपको हमारे ज्ञानस्थली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके और फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक बहुत ही फोकस्ड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को, अपने एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक ग्रुप हमने बनाया है टेलीग्राम पर। वो ग्रुप में ये है कि इधर-उधर की बातें नहीं होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के ऊपर बात होता है और आपको डाउट होता है और उसको मैं क्लियर करता हूँ और अच्छे-अच्छे नोट्स भी देता हूँ। आप अपने फेलो लर्नर्स से पूछ भी सकते हैं कि कैसा है वो ग्रुप। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे जो है कमेंट में एक कमेंट छोड़ दीजिएगा और बाद में आके चेक करिएगा, वहाँ पर आपको चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि वो एक इनवाइट ओनली ग्रुप है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में यहीं तक। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब चैनल को करके ही जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।